नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग इजी वे में कैसे एविडेंस एक्ट के चैप्टराइजेशन को याद कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आखिर एविडेंस एक्ट है क्या, यानी उसकी ओवरव्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट का ओवरव्यू याद कर लिया तो सब्जेक्ट वैसे ही आपको आधा ईजी लगने लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। आप लोग भी अपना बैलेट ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास आपका बैलेट ओपन रहेगा तो आप इसको इजी वे में लिख पाएंगे और इजी वे में इसको याद भी कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ साथ आप इसको याद करना तो फिर आप भी अपना इंडियन एविडेंस एक्ट खोल लीजिए। जैसे कि आपने देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट को 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। टोटल इसके पास 167 सेक्शन है। एक इसके अंदर शेड्यूल थी जो रिपील हो गई। इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में है। तो कब से हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 से हुआ है। और इस पर सिग्नेचर की डेट जो है वो आती है आपके पास, कब आती है इसके सिग्नेचर की डेट? आपके पास 15 मार्च। अब क्या हो गया कि सिग्नेचर की जो डेट है उनके बारे में भी अब चर्चा की जाने लगी है। तो आई आपके पास सिग्नेचर की डेट और देन आता है इसका कमेंसमेंट उस दिन हुआ जिस दिन की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हुआ। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872 का है और ये भी 1872 का है और दोनों सेम डे आए हैं, 1 सितंबर 1872। दोनों ही कब आए हैं? 1 सितंबर 1872 को आए हैं। तो दोनों को मैं हमेशा भाई बोलती हूँ कि दोनों साथ साथ आए हैं, जुड़वा भाई ये दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? टोटल इसके पास 3 पार्ट हैं, टोटल चैप्टर 11 है, टोटल सेक्शन 167 है, एक्सटेंड पूरे इंडिया में है। 31 अक्टूबर 2019 से, जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 हटा है। देन कमेंसमेंट है 1 सितंबर और देन इसके 15 मार्च को सिग्नेचर हुए थे। इसके पहले 3 पार्ट है और वो पार्ट चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। आइए पार्ट नंबर 1 की तरफ देखते हैं। पार्ट नंबर 1 कहता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। देखो इंडियन एविडेंस ये कहता है कि मैं आपके फैक्ट्स यानी तथ्यों की बात करूंगा। किसकी बात करेगा? तथ्य, फैक्ट्स। यहाँ फालतू बातें नहीं होगी, जो आपने देखा वो बताइए। एविडेंस का मतलब क्या है? आंखों देखा हाल, या आंखों से देखा, कानों से सुना या महसूस किया, यानी जो आपने अपने सेंस के द्वारा जो फील किया है उसको आगे बताना है। तो यहाँ कहते हैं फैक्ट जो है वो बताओ, फालतू बातें इधर उधर की मत घुमाओ। तो यहाँ कहते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। कौन सी रेलेवेंसी? इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस है उस केस से रिलेटेड जो मैटर कोर्ट में चल रहा है तो उन्हीं के बारे में बोले, अन्यथा यहाँ से जाइए। तो बात करता है सेक्शन 1 to 55। तो फैक्ट को क्या करना पड़ेगा आपको? प्रूव। तो चैप्टर पार्ट नंबर 2 कहता है प्रूफ 56 से 100। और प्रूफ को कोर्ट में कैसे लेके जाएंगे? तो 3 कहता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। आप कोर्ट में लेके प्रोड्यूस कीजिए। आप जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? बात करता है 101 से 167। तो पहले रेलेवेंसी है, रेलेवेंसी के लिए प्रूफ देना पड़ेगा और प्रूफ इफेक्ट बताएगा एविडेंस के अंदर कैसे रहेगा। तो 1 से 55, 56 से 100 और 101 से 167। एविडेंस एक्ट को मेजर एक्ट कहा जाता है, पर देखने में बहुत छोटा है, लेकिन पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा है। फिर आता प्री का सवाल। इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है। ये प्री का सवाल है, लिख लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है। सेकंड प्री का क्वेश्चन कि इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा चैप्टर है जो सब्सटेंटिव पार्ट की बात करता है? तो चैप्टर नंबर 8 एस्टॉपल। तो केवल एक चैप्टर हो जाने से क्या इंडियन एविडेंस एक्ट क्वाजी सिविल, क्वाजी प्रोसीजर और क्वाजी सब्सटेंटिव हो सकता है? नहीं। सिर्फ एक चैप्टर से हम इसका नाम नहीं बदलेंगे, ये प्योर प्रोसीजर लॉ ही काउंट होता है। तो प्री के एग्जाम के लिए प्रोसीजर लॉ है। हाँ, प्री में अगर दे देते इनमें से कौन सा चैप्टर है जो सब्सटेंटिव पार्ट की बात करता है तो आप कह सकते हैं। तो लॉ कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। आइए थोड़ा सा लॉ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आता है टाइप ऑफ लॉ। किसकी बात करते हैं अपन? टाइप ऑफ लॉ की बात करते हैं। टाइप ऑफ लॉ की जब भी बात करेंगे तो 2 टाइप का लॉ होता है। लॉ 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास प्रोसीजर लॉ, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजर लॉ जिसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजर लॉ जिसे बोला जाता है आपके प्रक्रियात्मक विधि, और इसको बोलते हैं सारवान विधि। इसके 3 नाम है, सारवान, मूलभूत और मौलिक विधि। अब कई बार आपके मन में आता है प्रोसीजर लॉ होता क्या है? प्रोसीजर लॉ वो लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। तो फिर सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो आपके राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड आपके पनिशमेंट को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास आता है आईपीसी, पनिशमेंट बताता है। कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। टीपी एक्ट आपके ट्रांसफर के बारे में बताता है। जबकि प्रोसीजर लॉ जो कि
आपके इनके जो भी ब्रीच होते हैं, वायलेंस होते हैं, उनको प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आपका सीआरपीसी क्रिमिनल के अंदर, सिविल में सीपीसी, इन दोनों को प्रूव करने के लिए लाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर आता आपका लिमिटेशन एक्ट और देन आपका एसआरए। तो आप जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमें 5 प्रोसेसर लॉ के बारे में पता होना चाहिए। सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, लिमिटेशन, एसआरए, ऐसे तो बहुत सारे रेवेन्यू जो लॉज है उसमें भी प्रोसीजर लॉ है, रेवेन्यू जो एक्ट होता है, लेकिन हम अपनी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने काफ़ी हैं। और यहाँ पे आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपी। अब मन मानिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लॉ है? कॉन्स्टिट्यूशन बेटा लॉ बनाने का काम करता है, इसलिए ना तो वो प्रोसीजर लॉ है और ना ही वो सब्सटेंटिव। वो तो आपकी प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ को मेड बनाने का काम करता है, तो वो तो सबसे सर्वोपरि है ही है। चलिए, तो यहाँ पे आपने समझा प्रोसीजर लॉ क्या होता है। फिर से चलते हैं हम अपने पहले की तरफ और देखते हैं यहाँ पे पार्ट्स के अंदर आते हैं चैप्टर्स। पार्ट नंबर 1 है रेलेवेंसी ऑफ एक्ट, उसका चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी। कहीं पर भी जाओगे चैप्टर 1 ऑलवेज प्रीलिमिनरी मिलेगा। 1, 2 का 4, सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल, 2 कहता है मैं तो रिपील हो गया, 3 कहता है मैं आपका इंटरप्रिटेशन क्लोज हूँ। इंटरप्रिटेशन क्लोज आप देखिएगा जहाँ कहीं भी होता है 90% वो कोई नंबरिंग नहीं होती, ना 1, 2, 3, 4 होता है, ना ABC होता है, वो जनरल वे में होता है। जब आप उसको देखते हैं तो सिंपल वे में लिखा होता है। और इंटरप्रिटेशन क्लोज का मतलब होता है उस एक्ट के लिए इसको इंटरप्रिटेट किया गया है। एक होता है डेफिनेशन क्लोज। डेफिनेशन क्लोज का मतलब होता है एक बार जो डिफाइन किया सभी जगह वही काम आने वाला है। क्या कहा? एक बार जो डिफाइन किया सभी जगह वही काम आने वाला है। लेकिन इंटरप्रिटेशन पर्टिकुलर चीजों के लिए होता है। अब इसके इंटरप्रिटेशन को याद करना बहुत ईजी है, मैं आपको एक वे बताती हूँ। आप इसके इंटरप्रिटेशन क्लोज को याद कर सकते हैं। आप देखेंगे सेक्शन नंबर 3, वहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे सेक्शन 3 के अंदर, तो वहाँ पे आपके डेफिनेशन आती है। चलो सबसे पहले हम जाते हैं कोर्ट। देखो वहाँ पे कोर्ट की डेफिनेशन है। कोर्ट में तुम क्या प्रोड्यूस करते हो? फैक्ट। वहाँ पे फैक्ट है। फैक्ट कैसा है तेरे पास? रेलेवेंट फैक्ट है। रेलेवेंट फैक्ट नहीं मिला तो तूने क्या किया? फैक्ट इन इश्यू प्रोड्यूस किया। उसके लिए तुम्हें क्या लाने पड़े? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को कैसे यूज़ किया? तुम्हारे एविडेंस के रूप में। इस अभी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी है ना, डॉक्यूमेंट में एविडेंस है। एविडेंस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव। और ये सब कहाँ पे हुआ? इंडिया में। ऐसे याद करोगे तुम्हारा पूरा डेफिनेशन क्लोज खत्म हो जाएगा। ऐसे याद करा रखा है कि सबसे पहले कोर्ट आता है, कोर्ट पे तुम फैक्ट लेके जाते हो, फैक्ट तेरा रेलेवेंट है, जो सही नहीं लगा वो फैक्ट इन इशू है। इसको लाने के लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट लाना पड़ा, डॉक्यूमेंट को हमारे एविडेंस में यूज़ किया। एविडेंस को तुम्हें या तो प्रूव कर या डिसप्रूव कर या नॉट प्रूव कर। और ये सारा काम कहाँ होता है? इंडिया में। ये लो डेफिनेशन क्लोज है, मतलब इंटरप्रिटेशन क्लोज आपका याद हो गया। ठीक है, देन आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन जब 4 की बात करते हैं बेटा, तो वहाँ पे क्या आता है तुम्हारे पास? प्रिजम्पशन। अब आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला, प्रिजम्पशन कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ प्रिजम्पशन। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ प्रिजम्पशन। किसी से भी पूछोगे वो कभी भी नहीं बताता सही, वो बताता है मे, सेल, कंक्लूसिव प्रूफ। हमने प्रिजम्पशन कैसे करेंगे वो नहीं पूछा। कैसे? मे प्रिजम्पशन करेंगे, सेल करेंगे, कंक्लूसिव। प्रिजम्पशन खुद कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। फैक्ट की प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और मिक्स्ड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। अब फैक्ट की प्रिजम्पशन है वो मे है, लॉ की प्रिजम्पशन 2 टाइप की है, सेल एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, ये होता है। लेकिन आप तो मे, सेल, कंक्लूसिव में चले जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं तो आपका प्रीलिमिनरी हूँ, 1, 2 का 4 हूँ। चैप्टर 2 कहता है मैं तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट हूँ। जब भी चैप्टर 2 पढ़ते हैं उसको डिवाइड कर दो तो याद करना आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे ये डिवाइडेशन होता है, 5 से लगा के 16 को बना दो जनरल, 17 से लगाकर 23 और 31 को बना दो एडमिशन, फिर आते पास आता 24 से लगा के 30 को बना दो कन्फेशन, बना हुआ भी है। फिर आता है 32 से लगा के 33 उन व्यक्तियों के पर्सन जिनको बुलाया नहीं जा सकता, 34 से लगा के 38 बना दो सर्कमस्टेंसेस, 39 बना तो किसकी तरह प्रूफ किया जा सकता है। फिर आपके 40 से लगा के 44 बना दो आपका कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में, 45 से लेकर 51 बना दो ओपिनियन, 52 से बना के 55 बना दो जो आपकी बात करता है कैरेक्टर ढीला है, मतलब कैरेक्टर की बात करता है। ये डिवाइडेशन कर दो, 5 से 16 का डिवाइडेशन, इसको जनरल नाम दे देना और तो इसे याद करना इजी हो जाता है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी, तो 2 कहता है रेलेवेंसी फैक्ट, 5 से 55 और 5 से 55 में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है बेटा? देखो ऑन प्रूफ। अब सबूत कैसे दोगे? कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके लिए प्रूफ की जरूरत ही नहीं होती, कोर्ट खुद ही मान के चलता ऐसा हुआ। तो पार्ट 3 कहता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। कोर्ट को दिख रहा है जो सामने, अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या आप एडमिट कर लेते हैं सेक्शन 58 में, जरूरत नहीं है 56 से 58। अब आप कोर्ट के अंदर प्रूफ कैसे लाओगे? क्योंकि रेलेवेंसी तो बता दी, तो आप बोल के बताओगे तो ऑरल एविडेंस 59 से 60।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेन में, क्योंकि यहाँ पे आता है हियर से एविडेंस। पहला क्वेश्चन हियर से एविडेंस का, ठीक है। अखबार में जो खबर लिखी हुई आती है वो हियर से एविडेंस है। दूसरा क्वेश्चन आता है हियर से एविडेंस का, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को स्किल्ड पर्सन के द्वारा जब कंक्लूजन निकाल के पेश किया जाता है वो भी हियर से ही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ता है। वो तो देख के सुनी सुनी बातें लाके आपको देता। ओपिनियन, क्या कहा? ओपिनियन। आप जाके देखना 60 के प्रोवाइडेड लास्ट में लिखे हुए ओपिनियन, जो ओपिनियन देते हैं वो भी हियर से है। फिर आपके पास आता है हियर से के लिए तो जो भी न्यूज़पेपर, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो भी खबरें दी जाती है वो भी हियर से है। तो जनरल रूल कहता है इसे, इंडियन एविडेंस एक्ट के गोल्डन रूल है 3। फर्स्ट कहता है कि बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। सेकंड कहता है फैक्टर ऑफ जो इशू है उसे रेलेवेंट, उसे कनेक्टेड होने चाहिए। और थर्ड वन कहता है एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस। उसके बावजूद भी सेक्शन 59 और 60 का प्रोवाइडेड, सेक्शन 60 का प्रोवाइडेड हियर से एविडेंस को एडमिसिबल करता है। आर वर्सेस गिब्सन के केस में क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे 2 रीजन होता है। पहला होता है क्रेडिबिलिटी और सेकंड होता है अदर कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब तो कुछ फैक्ट्स कोर्ट को खुद को पता थी, कुछ आप लेकर आ गए हियर से, क्या बोलते हैं, ऑरल एविडेंस। ऑरल एविडेंस आई विटनेस, जिसने घटना घटित होते देखा है या सुना है ना, जिसने महसूस किया है, वो सब आ जाते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 61 से 90 है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस। तो याद रखना बेटा, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड यूज किया जाता है तो ऑरल एविडेंस की बात करते हैं, और जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के होते हैं। आरजेस में 2021 का सवाल था, ठीक है। 61 से 90। अब जब इसको पढ़ोगे तो उसको डिवाइड कर देना आप, नहीं तो ये याद नहीं होगा। 61 से लगाकर ये आएगा आपका 73A तक, फिर 74 से लगाकर इसको आप करना 78 तक, फिर 79 से लगा के 98, और ये डिवाइडेशन दिया हुआ भी है आपके। तो 61 से 73A डॉक्यूमेंट एविडेंस है, 74 से 78 पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करता है, और 79 से 98 जो है वो बात करता है प्रिजम्पशन की। 2 सवाल पूछती हूँ मैं यहाँ से। पहला यहाँ से पूछती हूँ, पहला क्वेश्चन, क्या एफआईआर एक डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं, एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है? नंबर 2, क्या विल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है? और नंबर 3, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है? ये तीनों जुडिशरी में आते हैं, आप चैट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। देन आता है आपके पास एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 91 से 100 की बात करता है। यानी ये भी कहता है कि भैया मैं गोल्डन रूल हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट का, मैं ऑरल एविडेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करता, बट एक्सेप्शन सभी जगह है। 92 के अंदर प्रोवाइडेड है 1 2 3 4 5 6, वो साफ कहता है प्रोवाइडेड बैकबोन ऑफ सिविल केसेस, सिविल मामलों की रीढ़ की हड्डी, और वहां पे आके आपको ऑरल एविडेंस देने ही पड़ते हैं। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रिलिमिनरी, 2 कहता है रेलेवेंसी, 3 कहता है विच नीड नॉट टू बी प्रूफ, 4 कहता है ऑरल दे दूं, 5 कहता है नहीं डॉक्यूमेंट लेके आ, 6 कहता है जो कुछ डॉक्यूमेंट में हम ऑरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सक्लूजन करेंगे। चलो पार्ट 1 2 भी खत्म हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 की तरफ प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इसके अंदर हमारे पास कितने चैप्टर है? 1 2 3 4 5। चैप्टर 7 की तब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है भाई? अब इतनी बातें तो हो गई, रेलेवेंसी आ गई, तुम ऑरली आ गए, डॉक्यूमेंट लेकर आ गए, पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? प्लेंटी पर या डिफेंडेंट पर? अक्यूज्ड में प्रोसिक्यूशन पर? तो लिखो इन ए सिविल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटी पर होता है, और इन ए क्रिमिनल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर होता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है सेक्शन 101। बट राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम में आया हुआ है बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, ड्यूरिंग ट्रायल शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो आता आपके पास 7 बर्डन ऑफ प्रूफ 101 से 114A, और देन आया एस्टॉपल। दिस पार्ट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव पार्ट, ये है आपका सब्सटेंटिव पार्ट। सारवान विधि, एक बार कह दिया सो कह दिया, अब आप बदल नहीं सकते। इस एस्टॉपल की नेचर हमें टीपी एक्ट में भी देखने को मिलती है, सेक्शन नंबर 43 के अंदर, वो तो बहुत सारी जगह पे मिलेगा। 115 से 117, 9 कहता है विटनेसेस को बुलाओ। अब जस्टेबल हो गए तो हो गए, किसको बुलाओ? विटनेसेस को बुला के लेकर आओ। विटनेसेस को बुलाते हैं 118 से 135, 118 से 134, 118 से 134, और 134 अपने आप में एक क्वेश्चन देता है, पता है आपको? 134 अपने आप में एक क्वेश्चन देता है, बताओ क्या क्वेश्चन देता है? साक्ष्यों को गिना नहीं जाता, तोला जाता है। साक्ष्यों को गिना नहीं जाता है, वेट देखा जाता है। एक साक्षी के आधार पर भी कन्विक्शन किया जा सकता है। तो 118 से 134, और देन जब विटनेसेस कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट उनकी आरती नहीं उतारेगा, एग्जामिनेशन करता है 135 से 166। अब जब सारी प्रोसीडिंग कोर्ट ने की तो छोटी मोटी एरर और गलतियां तो हो ही सकती हैं,
तो इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, तो जो काम के लिए उनको हटाओ, बाकी कंटिन्यू रख लो। लेकिन आपको लगता है उनको हटाने से, नए जोड़ने से हमारे केस पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो फिर नए लेके फिर से ट्रायल की जा सकती है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ, 2 कहता है रेलेवेंसी हूँ, 3 कहता है नोटिस कर देगा कोर्ट विच फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, 4 कहता है ऑरल एविडेंस से दुख किया, 5 कहता है डॉक्यूमेंट को लिया, 6 कहता है डॉक्यूमेंट है तो ऑरल को एक्सक्लूजन, 7 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, 8 कहता है जस्टिफल करता है, 9 कहता है विटनेसेस को बुलाओ, 10 कहता है एग्जामिनेशन करो, 11 में पता चला सब कुछ इम्प्रॉपर हो गया, अब क्या करें। तो ऐसे करके आप अपने एविडेंस का डायग्राम बना के सुंदर सा आप अपने एविडेंस को याद कर सकते हैं। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस चलाती हैं, आप सबको पता है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस इक्वल चलते हैं, सेटअप बराबर चलता है, एक एक लाइन पढ़ाई जाती है, घर बैठ के भी क्लासरूम जैसा क्लासरूम का ही फील रहता है। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, लाइव क्लासेस होती है, नोट्स क्लास में ही लिखवाए जाते हैं। फाउंडेशन बैच अवेलेबल है इंडिया के किसी भी स्टेट की, जुडिशरी का कर सकते हैं, लोअर जुडिशरी का, हाई जुडिशरी का आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, 3 डेज डेमो भी ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके आप 3 डेज क्लास लेकर देख सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। एवरी सैटरडे प्री और मेन का टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, जो आपको साथ साथ लिखने होते हैं, तैयार करने होते हैं। साथ ड्यूरिंग क्लास हम लिखना, मेन के लिए कैसे लिखना है वो भी सिखाते हैं, वो सब रूटीन में चलता रहता है। क्लासेस का ड्यूरेशन लगभग 8 से 9 महीने रहता है। लॉ क्लासेस हैं, सिर्फ लॉ पढ़ाती हूँ, जीके जीएस नहीं पढ़ाती। हाँ, कुछ स्टेट के अंदर इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर भी पढ़ाती हूँ, सारा कुछ मैं अकेले ही पढ़ाती हूँ, फैकल्टी नहीं होती है। और क्लास से डिटेल के लिए अगर फीस स्ट्रक्चर के लिए जानना है तो मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9950574460। जब आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे क्लासेस के लिए तो आपको एक वीडियो मिलेगा, क्लास के कैसे पढ़ाने का वे, उसको फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, वो देखने के बाद आपको लगता है मुझसे बात करें तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस लगे रहिए, इस तरह से अपनी तैयारी करते रहिए और चुटकियों में याद कीजिए चैप्टर जैसे। आज के लिए धन्यवाद।